उपन्यास चेतन भगत द्वारा लिखा गया 8वां और 10वीं पुस्तक है। ये उपन्यास एक आईटी कोचिंग क्लास टीचर के बारे में है जो अपनी पूर्व प्रेमिका को उसके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने जाता है और उसकी हत्या कर देता है। बाकी कहानी उसकी यात्रा है। पुस्तक में भारत में की जाने वाली राजनीति व राजनीतिक मुद्दों को भी संबोधित किया गया है। किताब 2018 में वेस्टलैंड बुक पब्लिकेशन से आई है, जिसमें 304 पेज है। तो आज हम इस बुक की समरी सुनने वाले हैं। वेल, आई एम ओशी साहू एंड यू वाचिंग बुक बाज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए विद बेल आइकन। सबसे पहले मैं आपको मुख्य पात्रों से अवगत करा देती हूँ। सबसे पहले है प्रोटोगनिस्ट केशव। यह एक आईटी स्टूडेंट है जो अभी एक ट्यूशन सेंटर में पढ़ाते हैं, जिसे अपनी जॉब बिल्कुल नहीं पसंद। वह हमेशा ट्राई करता रहता है कि वह अपनी जॉब चेंज कर ले। एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है, यानी कि पुरानी सोच रखने वाले ट्रेडिशनल बिलीव वाले परिवार से। केशव के पापा आरएसएस के एक मेंबर हैं। जारा भी आईटी से ही है, वह अपनी पीएचडी कर रही है। जारा और केशव पहले रिलेशनशिप में थे। उनकी रिलेशनशिप फैमिली इशू की वजह से खत्म हो जाती है, क्योंकि जारा एक कश्मीरी मुस्लिम है। भारत में तो हिंदू और मुस्लिम कपल बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। जारा आईटी कैंपस के रूम नंबर 105 में रहती है। रघु केशव से ब्रेकअप के बाद जारा का एक नया बॉयफ्रेंड बनता है। जारा लोन नामक एक सहपाठी के साथ उसकी एक प्रेम कहानी है, जो फिलहाल अपनी पीएचडी आईआईटी से कर रही है। जारा एक कश्मीरी मुसलमान से है। परिवार उनकी प्रेम कहानी उनके परिवार के कारण समाप्त होती है, जो धार्मिक मुद्दों पर लड़ते हैं। केशव इसके बाहर नहीं आ सका और जारा को याद करता रहता है। जब जारा रघु से प्यार करती है, रघु एक धूर्त दिखने वाला बुद्धिमान व्यक्ति होता है। केशव अक्सर जारा को उसके पास वापस आने के लिए गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन वो कभी नहीं मानती। सौरभ केशव को अपने पिछले प्यार को भूलकर अपने भविष्य पर ध्यान देने के लिए कहता है। उपन्यास की शुरुआत किताब के लेखक चेतन भगत के एक साथी यात्री के साथ हैदराबाद से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट की मध्य रात्रि में हुई बातचीत से होती है। शुरुआती बातचीत के बाद चेतन उसे फेलो ट्रैवलर की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। इसके तुरंत बाद वो लेखक को अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है और कहानी फ्लैशबैक में जाकर शुरू होती है। जारा का बर्थडे होता है। केशव हर साल उसे विश करता है, लेकिन इस बार वो किसी तरह अपने आप को रोक लेता है। यह सोचता है कि इस बार उसे विश नहीं करूंगा। इसके बाद केशव और सौरभ दोनों अपनी मस्ती में डूब जाते हैं। वाइन के एक दो पैग लगते हैं। वह दोनों धीरे धीरे इतने मस्ती में डूब जाते हैं कि सुबह के 3 बज जाते हैं। तभी केशव के फोन पर टेक्स्ट मैसेज आता है। केशव जब उसे चेक करता है तो वो जारा का नंबर होता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि वो नशे में है, लेकिन जब वह 2-3 बार देखता है तो उसे पता चल जाता है कि जारा ने ही मैसेज किया है। जब वह अपना फोन ओपन करता है तो उसमें 3-4 मैसेज पड़े होते हैं, जैसे तुमने इस बार मुझे बर्थडे पर विश नहीं किया, मिस यू, वगैरह वगैरह। केशव पूछता है, क्या सच में तुम मुझे मिस कर रही हो? तब जारा रिप्लाई करती है, माई लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू। केशव ये पढ़कर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वह पूछता है, क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ? जारा कहती है, कॉल क्यों? तुम आकर ही विश कर लो। इस पर केशव कहता है, अभी तो सुबह के 3 बजे हैं, तो अभी कैसे आ सकता हूँ? जारा कहती है, याद है तुम्हें हॉस्टल के बगल में जो पेड़ था, उस पर चढ़कर तुम अक्सर खिड़की से मेरे कमरे में आते थे। केशव पूछता है, रघु कहाँ है? उसे जवाब मिलता है, हैदराबाद में। फिर जारा उसे आने को कहती है। केशव भी बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर फटाफट सौरभ को उठाता है। दोनों साथ में चले जाते हैं। आईटी के कैंपस में पहुंचने पर केशव गेट पर फेक आईडी दिखाता है। अंदर जाकर हॉस्टल के पास उसी पेड़ से, जैसे वह पहले पेड़ पर चढ़कर जाता था, वैसे ही वो चढ़ जाता है और जारा के रूम में पहुंचता है। रूम में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। उसे लगता है कि जारा शायद सोने की एक्टिंग कर रही है या फिर लाइट ऑफ करके कहीं छिप हुई है। या अंदर घुसते ही हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग गाने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वह कोई रिएक्ट नहीं करती, फिर केशव उसके पास जाकर बैठता है। जब वह उसके पास बैठता है तो वो उसके सर पर हाथ रखता है, तो महसूस होता है कि उसका शरीर तो ज्यादा ठंडा हो गया है। केशव को कुछ अजीब सा लगता है। वो फटाफट लाइट ऑन करता है। तब केशव देखता है कि उसके गले पर बहुत सारे निशान हैं। वो तुरंत उसकी नाक के पास हाथ ले जाता है, लेकिन उसकी सांस नहीं चल रही होती। उसकी पल्स चेक करता है, वो भी रुकी हुई है।
केशव ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है, उसे बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा होता है। जिस लड़की से वो इतना प्यार करता था वो बर्थडे के दिन ऐसे मर पड़ी। वह तुरंत सौरभ को कॉल करता है, उसे सब कुछ बताता है। सौरभ उससे कहता है फटाफट तू वहां से निकल जा, बाद में कुछ करते, अभी वहां पर रहना सेफ नहीं है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। केशव सोचता है वो कुछ भी करके उस किलर को जरूर पकड़ेगा। इसके बाद केशव पुलिस, रघु और जारा के माता पिता को सूचित करता है। पुलिस हॉस्टल के चौकीदार को गिरफ्तार करती है जो जारा की हत्या के समय सीसीटीवी कैमरे से छूट जाता है। हालांकि बाद में पुलिस ने मामले को बंद कर दिया, लेकिन केशव ने अपनी जांच जारी रखी। पुलिस इंस्पेक्टर विकास राणा की मदद से केशव गहरी डिटेल्स में जाता है। उसे सबसे पहले प्रोफेसर सक्सेना पर शक होता है, जो कि जारा के पीएचडी गाइड है, जो जारा को परेशान करने की कोशिश करता था। फिर सच्चाई का पता लगने के बाद जारा की हत्या के मामले में प्रोफेसर सक्सेना को एक सस्पेक्ट के रूप में वापस ले लिया जाता है। हत्या के मामले में एक नए सस्पेक्ट की तलाश के बाद वह जारा के सौतेले भाई सिकंदर को खोजने की कोशिश करता है, जो कश्मीर में एक आतंकवादी समूह का हिस्सा होता है। केशव जारा के पिता से मदद मांगता है और कुछ सुराग खोजने के लिए उसके कमरे की जांच करता है। वह बारूद के साथ एक लॉकर, प्रेगनेंसी किट और बंदूक के साथ सिकंदर की सेल्फी के साथ जारा को ढूंढता है, जो तस्वीर में मुस्कुरा रही होती है। केशव एक सुराग ढूंढता है। वह पहले सिकंदर से मिलने की कोशिश करता है और उसे तहरीक नामक अपने समूह के बारे में पूछता है। सिकंदर डर जाता है और उसे बंदूक से धमकाता है और भाग जाता है। वे कश्मीर में उसकी मां के जरिए उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सिकंदर फिर उनसे मिलता है और समझाने की कोशिश करता है कि वह कातिल नहीं है, लेकिन उचित सुराग के साथ केशव लगभग आश्वस्त हो जाता है कि सिकंदर ने अपनी बहन को इस डर से मार डाला कि सेना को तहरीक के बारे में पता चल जाएगा। अगले दिन सिकंदर ने खुद को ये कहते हुए मार डाला कि उसका अस्तित्व तहरीक को नुकसान पहुंचाएगा और सभी को समझ आ जाएगा कि उसने अपनी बहन को नहीं मारा। सिकंदर की आत्महत्या के बाद फिर केशव को पता चलता है कि जारा की तिजोरी में प्रेगनेंसी किट थी और वह अपने इंस्टाग्राम में जारा के साथ कश्मीर में एक सेना अधिकारी कैप्टन फैज खान की तस्वीर देखता है। उचित जांच के बाद उसे पता चलता है कि सेना के अधिकारी ने जारा को महंगे गहने उपहार में दिए और फिर केशव दिल्ली में उसके घर पर छापा मारता है और वहीं गर्भावस्था किट ढूंढते हैं और उसके इंटरनेट हिस्ट्री की जांच करते हैं, जिसमें गर्भपात और तलाक से संबंधित हिस्ट्री केशव को मिलती है। वे उसके घर में सोने के ब्लॉग भी ढूंढते हैं और इस सिद्धांत से आश्वस्त हो जाते हैं कि उसने ही जारा को गर्भवती किया और उसे अपराध बोध में मार डाला। वे पीड़िता की घोषणा करने के लिए एक डिनर पार्टी की व्यवस्था करते हैं और जारा की मृत्यु के 100वें दिन के बाद सभी को आमंत्रित करते हैं। गेट टुगेदर में जारा के सभी परिचित आते हैं। आपको लग रहा होगा कि केशव जो है वो कैप्टन फैज का नाम लेगा, लेकिन केशव बताता है कि असली मर्डर जारा का उसका बॉयफ्रेंड रघु है। रघु कहता है कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। वो अपने आप को सही साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन अंत में वह स्वीकार करता है कि वही इस स्टोरी का असली विलन है। उसने ही जारा को मारा है। वो बताता है कि सब मुझे भोंदू बुलाते हैं, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैंने उसका मर्डर किया। मैंने अपने हाथों से उसे मारा। वह रात भी मुझे अच्छे से याद है। बेचारी जारा सो रही थी। सोते को मारना बहुत आसान होता है। वो मछली की तरह तड़प रही थी तो मैंने उससे कहा, सॉरी बेबी, मैं तुम्हारे लिए केक नहीं ला पाया। पेड़ पर चढ़कर केक लाना पॉसिबल नहीं होता। मैं उसके रूम में 1:50 पर पहुंच गया था। फिर 2:45 तक मैंने सारा काम खत्म कर दिया। वो कहता है कि 55 मिनट तक जो भी किया उससे वह बहुत खुश था। इसके बाद मैंने केशव को भी मैसेज कर दिया, आई एम सो स्मार्ट। फिर मैं एयरपोर्ट चला गया। सौरभ पूछता है कि एयरपोर्ट क्यों? सब कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जिस रात जारा का मर्डर हुआ उस रात रघु हॉस्पिटल में एडमिट था। इंस्पेक्टर राणा ने उसके फोन की लोकेशन भी चेक करी थी, क्योंकि शुरुआत में केशव को रघु पर भी डाउट हुआ था, लेकिन उसकी लोकेशन हैदराबाद ही शो कर रही थी। रघु हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारे फोन में कोई ट्रैवल ऐप है क्या? इसे ओपन करके रात की फ्लाइट देखो, हैदराबाद से दिल्ली की ओर, सुबह दिल्ली से हैदराबाद की। सौरभ देखकर कहता है कि दिल्ली लगभग 15 फ्लाइट है। रघु कहता है वह इंडिको 63766 से दिल्ली आया था, फिर 4:55 पर इंडिको से दूसरी फ्लाइट से हैदराबाद वापस गया। हैदराबाद में वो 7 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचकर 7:30 बजे तक हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसके फोन का लोकेशन
कर रहा था क्योंकि उसने हॉस्पिटल की नर्स को अपना फोन दे दिया था। उसने कहा था कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा है और रात को 12 बजे वो उसकी गर्लफ्रेंड को हैप्पी बर्थडे विश कर दी। वो हॉस्पिटल के रूम में बाथरूम से बाहर भाग गया, फिर उसी से वापस आ गया। असली मर्डरर रघु था, कैप्टन फैज नहीं। ये बात सच थी कि कैप्टन फैज और जारा के बीच अफेयर चल रहा था। केशव बताता है कि उसे रघु पर डाउट क्यों हुआ था। पहले तो यह एक दिन केशव रघु से बात कर रहा था तो बातों बातों में रघु जारा के बारे में कहता है कि माई लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट हर। तब केशव को एक लाइन सुनी सुनी सी लग रही थी। वह जारा को मैसेज खोलता है, उसमें भी उसकी वही लाइन थी कि माई लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट यू। तब केशव को स्ट्राइक होता है कि इतने साल हो गए, उसने जारा को बहुत मनाने की कोशिश की, फिर वो अचानक से ऐसी लाइन क्यों बोलेगी। केशव को इसलिए भी डाउट हो रहा था क्योंकि उसे रघु पर जारा के मर्डर का साफ मोटिव नजर आ रहा था। रघु जारा के साथ रिलेशनशिप में था, फिर भी फैज और जारा का अफेयर चल रहा था। आखिरकार रघु ही जारा का कातिल निकला। रघु को इंस्पेक्टर राणा गिरफ्तार कर लेता है। उपन्यास केशव के जारा की कब्र पर जाने के साथ समाप्त होता है और केशव और सौरभ एक जासूसी एजेंसी खोलते हैं जिसका नाम होता है जेड डिटेक्टिव। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सायोनारा।